नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे आमाशय के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ स्टमक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आमाशय की संरचना को पढ़ा था यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को पढ़े थे। अब इसमें आमाशय के जो संरचना है उसमें हम उनकी आंतरिक संरचना और उनकी बाह्य संरचना दोनों को पढ़ लिए हैं। उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो कौन कौन से या किस किस प्रकार की डाइजेस्टिव जूस को साबित करती है, तो इन सब को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि आमाशय ऊपर आइसोफेगस से जुड़ा होता है और नीचे डियोडिनम यानी ग्रहणी से जुड़ा होता है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक पढ़ेंगे, यानी कि जो आमाशय के कार्य हैं इनको पढ़ना है। इनका फंक्शन, आमाशय का जो फंक्शन होता है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे अंत होता है, इन सबको हम पहले समझें। जब हम लोग भोजन लेते हैं मुँह गुहा में तो भोजन हमारे आमाशय में पहुँचता है। जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में पहुँचता है यानी हमारे स्टमक में पहुँचता है, यही से स्टार्ट होता है स्टमक के कार्य। ठीक है, और ये कब तक कार्य करेगा? जब तक भोजन हमारे स्टमक में पड़ा रहता है, यानी जब पूरा का पूरा भोजन डियोडिनम में काइम के रूप में चला जाता है तब हमारा भोजन क्या होता है, हमारा स्टमक खाली हो जाता है। यानी कि हम शुरू करेंगे कहाँ से, जब भोजन हम लोग लेते हैं और कहाँ तक, जब इम्पटी हो जाता है स्टमक यानी कि आमाशय के रिक्तन तक, इसको हमको पढ़ना है। तब हमारा पूरा होगा स्टमक का फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो फंक्शन ऑफ स्टमक को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटे हैं। एक को कहा गया है मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन को यांत्रिक कार्य कहा जाता है हिंदी में, और वहीं पर दूसरा है बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है जैव रसायन कार्य। ठीक, तो जो मैकेनिकल फंक्शन है, आप समझिए जो हमारा आमाशय है, आमाशय कहाँ पर है? उदर गुहा में है, बाईं तरफ है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और साथ साथ में इनकी जो दीवार होती है काफ़ी मोटी होती है। और इनकी दीवार मोटी होने के साथ साथ आमाशय के अंदर आपने स्ट्रक्चर को देखा होगा, वो जो अंदर वाला जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहा जाता है, सबसे नीचे एकदम अंदर की परत, वो देखो उसमें काफ़ी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं, यानी कि अनुलंब उसमें मोड़ होता है, जिसको हम रेयोगी कहते हैं। तो इस अनुलंब मोड़ के कारण क्या होता है, ये जो आमाशय की दीवार है काफ़ी प्रसारी होता है, काफ़ी लचीला होता है। जब इसमें भोजन पहुंचता है तो ये फैलना शुरू करता है, जिसके कारण आमाशय में बहुत सारा भोजन, लगभग 2 से लेकर के 4 किलो भोजन इसमें इकट्ठा हो जाता है। अगर ये थैलीनुमा संरचना ना होती या ये ज़्यादा इतना प्रसार ये ना होता तो ये समझ लीजिए कि हमको हर 20 मिनट बाद भोजन करना पड़ता। इसके कारण हमको भोजन नहीं करना पड़ता है। जब भोजन हमारे आमाशय में इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उस डाइजेस्टिव जूस को हम कहते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के साथ ये मिलना प्रारंभ होता है, तो मिल करके इसमें क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं और जिसके कारण ये डाइजेस्टिव जूस और भोजन दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, लुगदी बना लेते हैं। तो लुगदी तो बना लेते हैं, तो किन कारणों से बनता है, कैसे बनता है, उसको समझने के लिए हमको इनका मूवमेंट्स ऑफ स्टमक पढ़ेंगे कि स्टमक में कैसे मूवमेंट होता है, कैसे गति होती है। मूवमेंट में जैसे देखिए ये हमारा आमाशय है, अब आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ से ये डियोडिनम है, ठीक है, डियोडिनम है और ये हमारा आइसोफेगस है। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है। जब इसमें भोजन इकट्ठा होता है तो भोजन में मिक्स क्या होता है, जठर रस मिक्स होता है। और कैसे होता है, यहाँ पर एक गति होती है जिसको तरंग गति या क्रमाकुंचन गति कहते हैं, अथवा उसको बोला जाता है पेरिस्टालसिस कहा जाता है। तो एक गति होती है, ये गति यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको बोला जाता है आमाशय काय। आमाशय काय माने स्टमक ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक। तो आमाशय काय से ये क्रमाकुंचन गति शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पर। इसको कहते हैं पाइलोरिक क्षेत्र। पाइलोरिक क्षेत्र तक जाती है, पुनः फिर यहाँ से वापस होकर के आमाशय
काय की तरफ आ जाती है, यानी बॉडी ऑफ स्टमक की तरफ आ जाती है। ये गति 1 मिनट में लगभग 3 से 4 बार होती है। मंद गति होती है, धीमी गति होती है। इससे क्या होता है, इसमें जो भोजन है वो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के साथ ये मिलता रहता है। इस गति क्या बोलते हैं, इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं, अथवा इसको तरंग गतियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे पेरिस्टालसिस। इस पेरिस्टालसिस क्या होता है, भोजन और जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस मिलने लगता है, इनका मिश्रण होने लगता है, और इतना होता है, कितना मंथन होता है कि एकदम वो क्या बन जाता है, लुगदी, पतली सी लुगदी सफ़ेद रंग की बन जाती है। अब जब ये मंथन करता है तो इस गति को कहा जाता है मंथन गतियाँ भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मंथन गतियाँ अथवा मिश्रण गतियाँ कहा जाता है। मिश्रण गतियाँ माने चर्निंग मूवमेंट अथवा ट्राइटूरेशन मूवमेंट कहा जाता है। अब ये गतियाँ यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की गतियाँ होती है, एक मंद गतियाँ होती है, दूसरा तीव्र गतियाँ होती हैं। तीव्र गतियाँ कब होती हैं, जब भोजन का लुगदी बन जाता है, जिसको कि हम लोग काइम कहते हैं। जब काइम बन तैयार हो जाता है तब उसमें बीच बीच में तीव्र गतियाँ होती हैं। तीव्र गतियों से क्या होता है, जब इस पर दबाव पड़ेगा ज़्यादा तो ये जो लुगदी जो है यहाँ पर पाइलोरिक छिद्र होता है, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा काइम किस में जाएगा, डिओडिनम यानी कि ग्राहड़ी में जाना प्रारंभ कर देता है तीव्र गतियों से। और जो धीमी गति होती है उससे क्या होता है, उससे भोजन और जो जठर रस है उनका वो एक दूसरे में मिलते रहते हैं, यानी लुगदी तैयार होता रहता है। तो जो तीव्र गतियाँ होती हैं वो पूरी गतियों में तीव्र गतियाँ 20% होती है, और जो मंद गतियाँ होती है वो 80% होती है। धीमी गतियाँ 80% और तीव्र गतियाँ 20% होती है। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए मूवमेंट ऑफ स्टमक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन का मतलब होता है जैव रासायनिक कार्य। तो जैव रासायनिक कार्य में क्या होता है, इसमें जठर रस का निर्माण होता है। अब जठर रस को इंग्लिश में कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। अगर हम जठर रस बोलें या गैस्ट्रिक जूस बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। बार बार मैं बोलूँगा और बार बार आप, कभी हम जठर रस बोल देंगे, कभी हम गैस्ट्रिक जूस बोल लेंगे। देखिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दोनों लोग, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों समझ सकें। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसके फंक्शन में आपको बताएं, जो जठर रस है, जठर रस एक्चुअली एक ही रस नहीं होता है एक प्रकार का, उसमें HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है तात्विक कारक। इसमें तात्विक कारक थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पेप्सिनोजन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो वसा को पचाता है, ये एंजाइम पाया जाता है। इन सब को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस बनता है। हालांकि इसमें म्यूकस भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ मिल करके बनता है गैस्ट्रिक जूस। आई बात समझ में। तो जो गैस्ट्रिक जूस में हम आपको बताएं, जो आमाशय है, आमाशय में लगभग 3.5 करोड़, कितना, 3.5 करोड़ माने 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जठर रस को स्रावित करती हैं। कितना करती हैं, लगभग 1 से लेकर के 3 लीटर दिन भर में, 24 घंटे में 1 से लेकर 3 लीटर तक जठर रस का श्रावण होता है। ठीक है, 1 से लेकर के 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है दिन भर में। और कितनी संख्या इनकी है, लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो जठर रस है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है, अम्लीय होता है। इतना ज़्यादा अम्लीय होता है कि इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसके पीएच मान से, क्योंकि इसका पीएच मान 1 से लेकर 3 इसका पीएच मान होता है। अब जानते हैं जितना पीएच मान कम होता जाएगा उतने ज़्यादा ये अम्लीय होगा। अब 1 से 3 इसका पीएच मान है, तो इसका मतलब ये तीव्र अम्लीय है। समझ में आई बात। और अम्लीय क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ये जो जठर रस है वो अम्लीय होता है।
अब इसमें देखिए 97 से लेकर के 99% तक इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसमें 0.2 से लेकर के 0.5% पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें हम लोग, इसके अलावा क्या पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं थोड़ी मात्रा में, इनके कार्य अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें पेप्सिनोजन पाया जाता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, ये पेप्सिन के पहले बनता है और इसको बनाने वाला जो सेल है उसका नाम है जाइमोजेनिक सेल होता है। इसके बाद इसी में गैस्ट्रिक लाइपेज का भी निर्माण होता है। तो ये सब लोग मिलकर बनते हैं गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCl के कार्य, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही जठर रस काफ़ी अम्लीय होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है, जब हम लोग HCl का कार्य देखिए, हाँ बात बता रहे हैं HCl। सबसे पहले HCl कौन सी कोशिका बनाता है, तो एक कोशिका है जिसका नाम है पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल है। क्या नाम है इसको, पैराइटल कोशिका अथवा ऑक्जेंटिक कोशिका। ये किसका निर्माण करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है और साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है तात्विक कारक। अब जो ये HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, पहला कार्य देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन या पानी के साथ उसमें माइक्रोबैक्टीरिया, बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, वो हमारे भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काफ़ी अम्लीय होता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे भोजन में पाए जाने वाले या भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाने वाले बैक्टीरिया को ये मार डालता है, या जल के साथ पहुंच जाने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल कर देता है। तो पहला काम क्या करता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया को ये मार डालता है। मान लीजिए भोजन पेट में गया, किसी कारण वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो वो सड़ना शुरू करेगा, तो उसको भोजन को ये सड़ने से भी बचाता है। दो कार्य हुआ, ठीक है। पहला काम था बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा काम भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा काम क्या करता है, जैसे हम कैल्शियम युक्त पदार्थ या जो फाइबरस युक्त पदार्थ है हम खाते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस कैल्शियम युक्त पदार्थ को, इसकी जो इसको जो कठोरपन है इसको नरम कर देता है, मुलायम कर देता है, जिससे इसको डाइजेस्ट करने में आसान हो जाता है। इसके अलावा जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन मुख में पहुंचता है, मुख में लार निकलता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। जो स्रावित लार है, उस लार में भोजन पहले ही लुगदी बना लेता है कुछ मात्रा में, तो उस लार के प्रभाव को ये क्या करता है, नष्ट कर देता है या ख़त्म कर देता है, या हम कहें कि बहुत कम कर देता है। तो लार के प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक। इनके अलावा जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो शाकाहारी भोजन में उपस्थित होता है फैट ग्लोब्यूल्स यानी वसा बिंदुक, तो ये वसा बिंदुक को भी समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार बहुत सारे इनके कार्य हैं, और इनके कार्य में आपको हम बता दें, जैसे भोजन में न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उन न्यूक्लियो प्रोटीन्स को ये तोड़कर न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन में तोड़ देता है। इसके अलावा आपको बताएं, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन साबित करता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं साबित करती है। वहीं पर ये देखिए पेप्सिनोजन के बारे में हम यहाँ पर आपको बता दें। जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या है, एक प्रकार का प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम, एंजाइम दोनों बात समझिएगा। ये क्या है, प्रो एंजाइम, और ये है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम में आप जानिए पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है पेप्सिन, और यह है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तो ये एंजाइम के पहले जो बनता है पदार्थ उसको प्रो एंजाइम कहा जाता है। यही प्रो एंजाइम किस में बनता है, जो प्रो एंजाइम है
ये जो है एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन बनाता है। और क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। बात समझिएगा। तो जो एंजाइम है डायरेक्ट एंजाइम नहीं बनाता है, प्रो एंजाइम का निर्माण करता है। लेकिन जो ये प्रो एंजाइम है, पेप्सिनोजन नामक प्रो एंजाइम, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो तीव्र अम्लीयता है, उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अम्लीयता के कारण उसके अम्ल के प्रभाव में आकर प्रो एंजाइम किस में बन जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया? बनाता तो है जो चीफ या जाइमोजेनिक सेल है, वो निर्माण करता है पेप्सिनोजन का। पेप्सिनोजन क्या है? एक प्रो एंजाइम है। जब ये प्रो एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजन HCl के प्रभाव में आता है, या हम कहें तीव्र अम्ल के प्रभाव में आता है, तो पेप्सिनोजन बन जाता है पेप्सिन। अब जब ये पेप्सिन बन ही गया है, तो पेप्सिन आप जानते हैं ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, यानी ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, या इसको कहेंगे एंडोपेप्टिडेज। क्या बोलेंगे? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहेंगे, ठीक। या इसका एक और नाम है, उसको कहा जाएगा इंडोपेप्टिडेज। इंडोपेप्टिडेज कहते हैं। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है या एंडोपेप्टिडेज होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या एंडोपेप्टिडेज का मतलब होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। कौन? पेप्सिन। और पेप्सिन कब बना? प्रो एंजाइम यानी पेप्सिनोजन जब HCl के प्रभाव में आता है तो ये पेप्सिन करता क्या है भाई? देखिए, अब यहीं पर पेप्सिनोजन का भी कार्य बता दे रहे हैं। तो ये पेप्सिन कर क्या किया? जो जटिल प्रोटीन अणु हैं उनके पेप्टाइड बंधों को ये कमज़ोर कर देता है, उनको तोड़ देता है। किस में? उनको तोड़ता है प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में उनको तोड़ देता है, जो कि छोटे छोटे अणु होते हैं। और इसके अलावा एक होता है दुग्ध पाचक एंजाइम। उस दुग्ध पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? जो दूध पाचक एंजाइम होता है उसको मिल्क प्रोटीन्स एंजाइम कहा जाता है। वो होता है रेनिन। एक्चुअली रेनिन वयस्कों में नहीं पाया जाता है। ऐसी संभावना है कि जो शिशु अवस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, और वो क्या करते हैं? मिल्क को पचाते हैं, मिल्क प्रोटीन को वो पचाने का काम करते हैं। हालांकि वयस्कों में ये नहीं पाया जाता है। वयस्क में जो दूध पचता है वो कौन पचाता है? यही पेप्सिन नामक, पेप्सिनोजन नहीं। देखिए, पेप्सिनोजन कुछ नहीं करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम ही दूध को पचाने का काम करता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वयस्क लोग दूध पचा ही नहीं पाते हैं। तो ये हो गया HCl के कार्य। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है तात्विक कारक। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसका जो काम है, पहले जान लीजिए, ये काफ़ी कम मात्रा में इनका श्रावण होता है, और इनको स्रावित करने वाला जो सेल है, जो कोशिका है, उसका नाम है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। तो पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक कोशिका इंट्रिंसिक फैक्टर को साबित करता है। और ये करता है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे साथ जो विटामिन B12 है, कौन सा? विटामिन B12। इस विटामिन B12 के अणुओं के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर के अणु जुड़ जाते हैं, और जब ये कायम, मतलब आमाशय में अभी है भोजन ना, ये सब चीज़ आमाशय मिल रहा है, तो आमाशय में भोजन के साथ जो लुगदी बनेगा जिसको कायम कहेंगे, तो कायम में ये यहीं पे अणुओं में जुड़ जाता है। जब ये कायम आंत में पहुंचता है, आंत में जो पोषक तत्व है जब उनका अवशोषण होता है, तो उन अवशोषण के साथ ये सुगमता से ये भी अवशोषित हो जाता है।
तो यानी कि अवशोषण में इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद कर देता है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर का काम। दूसरा हम बताएं चीफ आर जाइमोजेनिक सेल। तो चीफ अथवा जो जाइमोजेनिक कोशिका है ये दो प्रकार के एंजाइम को ये सिक्रेट करता है, यानी इनको बनाता है, स्रावित करता है। एक है पेप्सिनोजन, दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिनोजन के बारे में ऑलरेडी हमने अभी तक पढ़ा और समझ भी लिया। अब हमको पढ़ना है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज को हम क्या कहते हैं कि इसको जठर लाइपेज हिंदी में कहते हैं। और ये वसा पाचक एंजाइम होता है, यानी कि क्या करता है, ये वसा को पचाने का काम करता है। बाकी अब ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वसा है ये क्या करेगा, फैटी एसिड जो ट्राइग्लिसराइड होता है, इसका ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में और साथ साथ किसमें, मोनोग्लिसराइड में ये कन्वर्ट करता है। कौन, गैस्ट्रिक नामक जो लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है। इसके बाद आता है इंटेरो एंडोक्राइन सेल। इंटेरो एंडोक्राइन सेल की बात करें तो एक हार्मोन स्रावित करता है। उस हार्मोन्स का नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन्स। ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स क्या करता है, भोजन को पचाने का काम नहीं करता है। जब ये स्रावित होता है तो ये सीधे किस में होता है, जो ऊतक द्रव्य होता है उसमें स्रावित होता है। और ये सीधे किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और ब्लड से कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय की दीवार में पहुँच जाता है। आमाशय की दीवार में पहुँचने के बाद जितने भी कोशिकाएँ हैं या जो उसमें क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, इन गतियों को ये तीव्र कर देता है। और ये सारी कोशिकाओं को जो पाचक रस है उनके उत्सर्जन की गति को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है, ये गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हम जानते हैं जो हमारा आमाशय है, आमाशय की आंतरिक दीवार किसका बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है, यानी श्लेष्मिका का बना होता है। और श्लेष्मिका से श्लेष्म नामक पदार्थ स्रावित होता रहता है। हालांकि एक सेल और है जो कहते हैं ग्रीवा कोशिका, या हम कहें नेक्स्ट सेल है। तो नेक्स्ट सेल भी क्या करता है, म्यूकस को स्रावित करता है, म्यूकस को स्रावित करता रहता है। ये म्यूकस इस म्यूकोसा पर एक लेयर बना लेते हैं, क्योंकि म्यूकोसा एकदम अंदर वाली दीवार होती है। ठीक है। अगर ये म्यूकस उस पर मोटी सी परत ना बनाए तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा जब यहाँ पर जो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये काफ़ी अम्लीय होता है। इतना अम्लीय होता है कि इसकी दीवार को भी, जो म्यूकोसा की दीवार है, इसको भी काट देगा ये, जिससे वहाँ पर ये समझिए वहाँ पे कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसमें घाव हो जाएगा। तो उस घाव को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये तो एसिड है और ये जो म्यूकस है वो होता है क्षार। आपको बता दें, क्षार माने बेस होता है। इसकी प्रकृति क्या होता है, म्यूकस की, म्यूकस की प्रकृति क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी प्रकृति एसिड होता है। तो एसिड और क्षार मिल करके यानी कि इसकी दीवार को बचा देते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन कौन करता है, म्यूकस करता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्टमक। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, इतना पर्याप्त है। आमाशय के कार्यों का नियमन कैसे होता है। तो आमाशय के जो कार्य है इसका नियमन हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला है सिफाइलिक फेज, जिसको कि हिंदी में कहते हैं शिरस्य प्रावस्था। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, यानी जठरीय प्रावस्था। तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज, यानी आंतरिक प्रावस्था। बात को समझिएगा, जो सिफाइलिक फेज है ये इसके ऊपर होता है, सिफाइलिक फेज मुंह के ऊपर। बाकी जो गैस्ट्रिक फेज है ये आमाशय में होता है। आमाशय के बाद जब भोजन कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन पहुँचता है, तो वहाँ पर इंटेस्टाइनल फेज आ जाता है। तो जो स्टमक के फंक्शन है, आमाशय के जो कार्यों का नियमन है 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा, फिर से बोल दे रहे हैं, सिफाइलिक फेज। सिफाइलिक फेज को थोड़ा हम बता दें। सिफाइलिक फेज जब हम भोजन को देखते हैं, या भोजन के सुगंध को, महक को जब हमारे नाक में पहुंचता है, या जब हम भोजन को मुंह में ही रख लिए स्वादिष्ट भोजन, तब भोजन यहाँ मुख में होता है, संवेदांग होते हैं। तो ये संवेदांग क्या करते हैं, इन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग में, मस्तिष्क का जो यहाँ पर एक भाग है जिसको बोलते हैं पीछे पश्च मस्तिष्क में, जिसको कहा जाता है मेड्यूला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेड्यूला।
मेड्यूला। ये मेड्यूला एक्चुअली क्या करता है, ये नियंत्रण का काम करता है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको ये नियंत्रण का काम करता है। वहाँ से तब ये सूचनाएं देगा, कहाँ पर, सीधे आमाशय की दीवार में। जब भोजन हमारे मुंह में पहुँचेगा या सुगंधित भोजन को हम महसूस करेंगे, भाई बहुत महका है, सुगंधित है, अच्छा भोजन है, या देख रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है, जैसे ही लालच आया तो मुँह में लार आएगी। लार आने के साथ साथ मस्तिष्क ही कंट्रोल करेगा सीधे, और वो ऐच्छिक नहीं होगा, अनैच्छिक होगा। सीधे आमाशय से जो जठर रस है, जठर रस आप समझ रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस, वो बनना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं इनका निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब पाचन वाली जो क्रियाएं हैं वहाँ शुरुआत होना शुरू हो जाता है। ये होता है पहला, यानी सिफैलिक फेज में आता है, सदस्य प्रावस्था में। दूसरे नंबर पर गैस्ट्रिक फेज आता है, जब भोजन मुंह में ऊँचा गया, कुछ एक बार लुगदी बनाया गया और लार के साथ वो मिला। लार से मिलने के बाद वो भोजन कहाँ गया, आमाशय में गया। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुँचता है वहाँ से शुरू हो जाता है गैस्ट्रिक फेज। अब फिर सूचना पहुँच जाएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क फिर क्या करेगा, वहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया देगा कि भाई जल्दी जल्दी से काम अब अपना जो आप शुरू किए थे, गैस्ट्रिक जूस बनाना, क्रमाकुंचन गतियाँ करना, या आमाशय का जो प्रसार होगा, भोजन इसी से पहुँचता जाएगा, आमाशय का प्रसार होता चला जाएगा, उस शिथिलन अवस्था में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन एकत्रित होगा, जूस उस पर गिरना प्रारंभ कर देगा। मतलब इन कार्यों को वो बढ़ा देगा कि तेज़ी से काम करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बनना शुरू कर जाएगा, पेप्सिनोजन बनना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज बनना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, क्रमाकुंचन गतियाँ बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, सीधे भोजन का मिश्रण प्रारंभ हो जाएगा तेज़ी से। तो ये काम होता है गैस्ट्रिक फेज में। यहाँ पर भोजन लुगदी बनता है, लुगदी यानी काइम बन जाता है। काइम में फिर क्रमाकुंचन गतियों में दो गतियाँ हो जाती है, एक तीव्र गतियाँ होती है, दूसरा शीतलन गतियाँ होती हैं। तो शीतलन गतियाँ में आप जानते हैं मिक्स होगा भोजन, और तीव्र गतियों से जो लुगदी है, जो काइम है, पाइलोरिक छिद्र से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, इंटेस्टाइन में पहुंचना शुरू कर देता है। तो ये होता है गैस्ट्रिक फेज। और दूसरा यहाँ पर देखिए, दो चीज़ हमने बताया है, एक है स्ट्रेच रिसेप्टर है, दूसरा है कीमो रिसेप्टर। जब अब पहुँचता है तो देखिए गैस्ट्रिक फेज में, जटिल अवस्था में हमने बताया, इसको दो भागों हमने बांटा है, एक स्ट्रेच रिसेप्टर है, दूसरा है कीमो रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर में क्या होता है, जब भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय की दीवार फैलना शुरू कर देता है, उसको प्रसार होना शुरू कर देता है। प्रसार होने से क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भोजन इकट्ठा होने लगता है। दूसरा जो कीमो रिसेप्टर है, यानी कि रासायनिक संवेदांग है, रासायनिक संवेदांग से क्या होगा, जो भी कोशिकाएँ हैं, जैसे HCl है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, या पेप्सिनोजन है, या गैस्ट्रिक लाइपेज है, इन सब सेल्स सक्रिय होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको ऑर्डर आएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाइए, आप ज़्यादा मात्रा में इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाइए, ज़्यादा मात्रा में पेप्सिनोजन को बनाइए, ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज को बनाइए। ये सारी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, ये रासायनिक संवेदांग के कारण। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज को आंतरिक प्रावस्था कहा जाता है। तो ये इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, भोजन धीरे धीरे इंटेस्टाइन में काइम के रूप में प्रवेश करना शुरू करता है। तो इस टाइम जो इंटेस्टाइनल फेज है, इसको हम जब इंटेस्टाइन को पढ़ाएंगे वहाँ पर इसके फंक्शन को बताएंगे। अब आता है, इसके बाद होता है आमाशय का रिक्तन होता है, यानी कि एम्प्टी ऑफ स्टमक। आप जानते हैं जो काइम है धीरे धीरे कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि जो डियोडिनम है उस डियोडिनम में जाएगा, जो ग्रहणी है। हम आपको बता दें, मान लीजिए जब कब जाता है, जब आमाशय का दबाव ग्रहणी से कम होता है तो क्या होगा, भोजन वापस आ जाएगा। लेकिन जब आमाशय का दबाव ग्रहणी से ज़्यादा होगा तो जो काइम है कहाँ जाएगा, ग्रहणी में प्रवेश कर जाएगा, और धीरे धीरे जो आमाशय है, आमाशय से भोजन यानी कि जो काइम है वो सब प्रवेश कर जाता है इंटेस्टाइन में, यानी कि आमाशय खाली हो जाता है, रिक्त होने लगता है,
और रिक्त जब होगा तो उसका दबाव कम हो जाएगा। उस समय क्या होता है, जो पाइलोरिक छिद्र होता है वो थोड़ा बहुत खुला रहता है। अगर आप चित्र आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, जो पाइलोरिक छिद्र है वो थोड़ा खुला रहता है। अगर आमाशय की तरफ से इसका प्रेशर, आमाशय का प्रेशर कम होगा तो ग्रहणी से यानी डिओडिनम से भोजन रिवर्स हो सकता है, वापस आमाशय में आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो स्पिनेक्टर होता है, पाइलोरिक स्पिनेक्टर, वो क्या करता है, उसको छिद्र को बंद कर देता है, जिससे भोजन वापस उलट करके आमाशय में ना आ पाए। तो ये सारे इसमें कार्य हैं। इसमें बताते समय हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, कुछ शब्द बोलते समय गलत भी निकल जाता है। आप इन सब को इग्नोर करिए और जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझने का प्रयास करिए। और आप ये बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।